हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एसएससी जेईई मेंस 2020 के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन। जो हमने कल क्वेश्चन अपडेट किया हुआ है उसी का डिटेल सॉल्यूशन करने वाले हैं। ये हमारा पार्ट 1 है। तो सबसे पहले हम वन बाई वन आएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हमने देखना है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन अ सर्कुलर शाफ्ट ऑफ 40 सेंटीमीटर एक्सटर्नल एंड 20 सेंटीमीटर इंटरनल डायमीटर when subjected to a twisting moment of 4650 Newton meter. If the modulus of rigidity G is equal to 82 gigapascal, how much is the twist in a length 20 times the external diameter? ठीक है, तो हम यहाँ फाइंड करनी है मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस। ठीक है, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस फाइंड करनी है। हमें सर्कुलर शाफ्ट दिया हुआ है, जिसकी एक्सटर्नल और इंटरनल डाया दोनों दिया हुआ है। तो चलो सबसे पहले हम डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं क्या क्या गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले दिया हुआ सर्कुलर शाफ्ट कुछ इस तरह होगा। ये हम यहाँ पे एक्सटर्नल डायमीटर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारी यहाँ से इंटरनल डाया शो करेगी। ठीक है, चलो ये हमारी होगी एक्सटर्नल डाया या आउटर डाया डीओ। ठीक है, ये हमारी होगी इंटरनल डाया डीआई। ठीक है, इसे डीओ लिख देते हैं। चलो यहाँ पे ये हमारा इंटरनल डाया हो गया और हम पे ट्विस्टिंग मोमेंट जो लगी हुई है वो है 4650 न्यूटन मीटर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रही है। और ये जो है ये हमारा लेंथ है। ठीक है, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है 20 टाइम्स है किसके, आउटर डाया के। ठीक है, तो सारी की वैल्यू क्या दी हुई है, आउटर डाया दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर। आउटर डाया हमारा है 40 सेंटीमीटर, इनर डाया हमारा है, इनर डाया हमारा हो गया 20 सेंटीमीटर। और ट्विस्टिंग मोमेंट दिया हुआ है हमारा 4650 न्यूटन मीटर। ट्विस्टिंग मोमेंट 4650 न्यूटन मीटर। ठीक है, और यहाँ से लेंथ हमें दिया हुआ था कि ये लेंथ जो है वो आउटर डाया के 20 टाइम्स है। तो 20 टाइम्स 20 इंटू आउटर डाया। ठीक है, 20 इंटू 40। आउटर डाया तो हमारा 40 है ना, यहाँ पे देखो ये तो क्वेश्चन में गिवन है। तो L इज़ इक्वल टू हो गया हमारा 800 सेंटीमीटर। चलो यहाँ पे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी दिया हुआ है 82 गीगापास्कल। ठीक है, ये भी हम लिख दे रहे हैं 82 गीगापास्कल। ठीक है, हमें फाइंड करनी क्या है, हमें फाइंड करनी है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस और एंगल ऑफ ट्विस्ट। ठीक है, एंगल ऑफ ट्विस्ट थीटा, ये दोनों हमें फाइंड करनी है। तो चलो सबसे पहले एक रिलेशन हमें पता है, वो क्या रिलेशन है, जिसे हम इक्वेशन ऑफ टॉर्जन भी कहते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, टी अपॉन आई पी इज इक्वल टू टाउ मैक्स अपॉन आर, टाउ मैक्स अपॉन कैपिटल आर इज इक्वल टू जी थीटा अपॉन एल अपॉन टाउ बाई आर। ठीक है, इसे हम टॉर्जन इक्वेशन भी कहते हैं। यहाँ पे आई पी हमारा क्या है, आई पी जो हमारा है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। ठीक है, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। टाउ हमारा शेयर स्ट्रेस है, आर हमारा डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू शाफ्ट है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रही है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो कि टी तो हमारा नॉन है, ट्विस्टिंग मोमेंट हमें पता है ऑलरेडी। ठीक है, हमें पता है, इसे टॉर्क भी कहते हैं। और ये जो हमारा हो गया आई पी हमें फाइंड करनी होगी पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और आर हमें फाइंड करना होगा। ये आर हमारा क्या है, या हमारा आर है डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ शाफ्ट। ठीक है, चलो फाइंड कर लेते हैं। तो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, पाई बाई 32, आउटर डायेगा पावर 4 माइनस इनर डायेगा पावर 4। ठीक है, ये हमारा होता है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो पाई बाई 32, तो ये हो गया 40 टू दी पावर 4 माइनस 20 टू दी पावर 4। तो इसे सिंप्लीफाई करोगे तो हमारी वैल्यू आ जाती है, हमारी वैल्यू आ जाएगी 235619.45 सेंटीमीटर 4। ठीक है, हमने फाइंड कर लिया पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम यूनिट कन्वर्जन करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो टॉर्क है, ठीक है, ये हमें क्या दिया हुआ, न्यूटन एम में दिया हुआ है। और आर भी फाइंड तो करनी है हमें, आर भी फाइंड करनी है। तो आर इज इक्वल टू हो जाता है आउटर डाया अपॉन 2। ठीक है, तो आउटर डाया हमारे क्या था 40 अपॉन 2। तो यहाँ से आर हमें निकल के आ रही है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब सारी को एक यूनिट में कन्वर्ट कर दो।
क्योंकि सारे सेंटीमीटर में है, कुछ मीटर में है। तो हम क्या करते हैं ना, ये हमारा जो क्या है न्यूटन मीटर में है, ये हमारा न्यूटन मीटर में है। आईपी हमारी क्या सेंटीमीटर फॉर्म में आई है, सेंटीमीटर, और ये आर जो हमारा है सेंटीमीटर में आया है। तो यूनिट को हम क्या करते हैं, सारी यूनिट को एमएम में कन्वर्ट कर देते हैं, एमएम में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर ट्विस्टिंग मोमेंट 4650 न्यूटन मीटर में थी, तो इससे हम मीटर में कन्वर्ट करने के, एमएम में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दिए। आर इज इक्वल टू क्या है, हमारा आया 20 सेंटीमीटर, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एमएम में कन्वर्ट हो जाएगा 200 mm, ठीक है। और आईपी हमारी क्या, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई हमारी, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया 235619.45 सेंटीमीटर फॉर्म में। तो इसे हम कर सकते हैं क्या, सेंटीमीटर को मीटर में एमएम में कन्वर्ट करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये टू दी पावर 4 है, इसलिए 10⁻⁴ हो जाएगा। तो 235619.45 इंटू 10⁻⁴ mm4, ठीक है। चलो अब हमें क्या निकल के आना है यहाँ से, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकल के आनी है, जो कि यूनिट होगी इसके न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में, ठीक है, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में। तो चलो फिर टॉर्जन इक्वेशन को याद करते हैं। टॉर्जन इक्वेशन हमारा था टाउ अपॉन आई पी, यानी टी अपॉन आई पी इज इक्वल टू टॉमैक्स अपॉन आर, ठीक है जी। तो टॉमैक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी अपॉन आई पी इंटू आर, अब सारी वैल्यू नोन है, सारी नोन वैल्यू को अगर पुट करते हो तो अननोन वैल्यू हमारी फाइंड हो जाएगी। टी हमारा हो जाएगा 4650 इंटू 10⁻³ अपॉन 10⁻³ होगा, अपॉन 235619.45 इंटू 10⁻⁴, ठीक है, इंटू 200 mm, ठीक है जी। तो यहाँ तक समझ में आ रही है। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो हमारी वैल्यू आ जाती है 0.3947, है ना, 0.3947 समथिंग आ रहा, न्यूटन पर एम स्क्वायर में आने वाला है। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 0.395 न्यूटन पर एम स्क्वायर, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन को हम लोग प्री में सॉल्व कर रहे होते, तो बहुत सिंपल सा हम लोग ट्रिक यूज़ करते थे, और सिंपल सा एक डेरिवेशन हम लोग किया हुआ था फार्मूला की, वो हम लोग डायरेक्ट यूज़ करते थे, है ना। होलो शाफ्ट के लिए हमने यूज़ किया हुआ था, ठीक है। ये हमारा इंटरनल डाया होता था, ठीक है, ये हमारा आउटर डाया दिया हुआ है। और अगर ट्विस्टिंग मोमेंट टी अगर यहाँ पे गिवन है, तो हम लोग मैक्सिमम शियर स्ट्रेस के लिए फार्मूला एक यूज़ करते थे, डेरिवेशन जो था वो था 16 TDO अपन πDO4 माइनस DI4, ठीक है, कुछ ऐसा ही होता था ना। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू 16 इंटू ट्विस्टिंग मोमेंट इंटू आउटर डाया अपॉन पाई इंटू आउटर डाया टू द पावर 4 माइनस इनर डाया टू द 4, ये अप्लाई करते थे। तो यहाँ से क्रॉस चेक कर सकते हो ना, हमने जो भी वैल्यू फाइंड किया हुआ वो वैल्यू यहाँ से मैच करती है क्या। तो देखो यहाँ से 16 इंटू 4650 इंटू 10⁻³ इंटू 400 अपॉन पाई की वैल्यू 3.14 ले लो, इंटू 400⁴ माइनस 200⁴। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो हमारी वैल्यू आ जाती है 0.3949, ठीक है। तो क्या वैल्यू मैच कर रही है 0.395, ठीक है, ये वैल्यू हमें मैच कर गई। तो हमने क्रॉस चेक कर लिया कि हमने जो फाइंड किया वो भी मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की वैल्यू वो हमारी सही है, ठीक है। अब हम एंगल ऑफ ट्विस्ट फाइंड करनी है ना, तो चलो फिर टॉर्जन इक्वेशन में आते हैं। हमारा टॉर्जन इक्वेशन था टी अपॉन आई पी इज इक्वल टू जी थीटा अपॉन एल। यहाँ सारी वैल्यू हम यहाँ से थीटा फाइंड कर लेंगे, तो यहाँ से हो जाएगी ट्विस्टिंग मोमेंट 4650 इंटू 10⁻³ 4650 इंटू 10⁻³ अपॉन 235619.45 इंटू 10⁻⁴, 1945 इंटू 10⁻⁴ इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 82 इंटू 10⁻³ थीटा, ठीक है, थीटा अपॉन यहाँ 8000 हो जाएगा, एम में कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर को, तो ठीक है। तो थीटा यहाँ से निकल के आ रही है 1.925 इंटू 10⁻⁻⁴ रेडियन, ठीक है, 1.925, यही कुछ आ रहा है ना, देख लेना 1.925 इंटू 10⁻⁴ रेडियन, ठीक है। तो यहाँ पे एक की कॉन्सेप्ट की बात करते हैं ना, ये पूरी क्वेश्चन में हमारा एक की पॉइंट मिल रहा, क्या कौन से की पॉइंट मिला कि हमें टॉर्जन इक्वेशन जो था वो हमें याद रहना चाहिए। टॉर्जन इक्वेशन क्या था, टी अपॉन आई पी इज इक्वल टू टाउ मैक्स अपॉन आर इज इक्वल टू टाउ अपॉन आर,
इज इक्वल टू जी थीटा अपॉन, देखो यहाँ पर टॉम एक्स अपॉन आर की है ना, यहाँ पे हम लोग टॉम इन अपॉन ये अगर स्मॉलर डाया से डिवाइड कर देते तो ये वैल्यू आ जाती। ठीक है, यहाँ समझ में आ रही है, ये टॉर्जन इक्वेशन में याद रहना चाहिए। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द टर्म वाटर सीमेंट रेशियो, एक्सप्लेन हाउ क्वांटिटी ऑफ वाटर अफेक्ट द स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट मिक्स। ठीक है, तो चलो हम डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, वाटर सीमेंट रेशियो, चलो इसे डिस्कस करते हैं। तो ये टाइटल से ही समझ में आ रही है कि वाटर और सीमेंट का रेशियो होगा, ये तो बात समझ में आ रही है ना। ठीक है, वाटर और सीमेंट का रेशियो होगा, तो इसका डिफिनेशन ले सकते हैं मास ऑफ फ्री वाटर टू दैट ऑफ सीमेंट इन मिक्स। ठीक है, वाटर, मास ऑफ फ्री वाटर, कौन सी वाटर जो इसमें क्या जो ऑब्जर्व नहीं कर सकता, एग्रीगेट ऑब्जर्व नहीं कर सकता, वो वाटर की बात कर रहे हैं। अपॉन सीमेंट का जो रेशियो होगा कॉन्क्रीट मिक्स में, वो हमारा वाटर सीमेंट रेशियो कहलाता है। ठीक है, ये बहुत मेजर फैक्टर होता है। ठीक है, किसके लिए, स्ट्रेंथ को कंट्रोल करने के लिए बहुत मेजर फैक्टर होता है वाटर सीमेंट रेशियो। ठीक है, तो ये बात यहाँ से समझ में आ रही है। अब एक बात और समझ में आनी चाहिए कि वाटर सीमेंट रेशियो जो है, अगर हम ये कह दें कि वाटर सीमेंट रेशियो जो है वो ले इन्फ्लुएंस करता है स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट का, तो ये कहना बिल्कुल गलत है। ये आल्सो रिस्पॉन्सिबल है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, पोरोसिटी ऑफ द हार्डनेड सीमेंट पेस्ट। ठीक है, सीमेंट पेस्ट के लिए, हार्डनेड ऑफ सीमेंट पेस्ट। तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि सिर्फ ये स्ट्रेंथ के लिए ही रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, ये बात यहाँ तक समझ में आ रही है, समझ में आनी चाहिए। ठीक है, एक बात समझ में आनी चाहिए और कि कंप्रेसिबल स्ट्रेंथ जो है कंक्रीट का अगर लो करते हैं तो क्या होता है, हमारा ग्रेटर द कंप्रेसिबल स्ट्रेंथ हो जाता है, कंप्रेसिबल स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। ठीक है, वाटर सीमेंट रेशियो अगर लो करते हैं तो कंप्रेसिबल स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, ग्रेटर हो जाता है, और वाइस वर्सा। ठीक है, तो ऐसा अगर करेंगे तो ये वाइस वर्सा मतलब ये होगा, अगर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ लेस कर देंगे तो हमारा वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ जाएगा। तो ये एब्राम्स लॉ भी तो ये कहता था ना, स्ट्रेंथ ऑफ फुल्ली कम्पैक्टेड कॉन्क्रीट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाटर सीमेंट रेशियो। ठीक है, एब्राम्स लॉ यही कहता था, स्ट्रेंथ ऑफ फुल्ली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाटर सीमेंट रेशियो। ठीक है ना, तो इस बात से समझ में आ रही है क्या कि कंक्रीट का स्ट्रेंथ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वाटर सीमेंट रेशियो का, अगर कंक्रीट जो है फुल्ली कॉम्पैक्टेड हो। यहाँ तक समझ में आ रही है, यानी कंप्रेसिबल स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं। अब बोलते हैं अगर वाटर सीमेंट रेशियो को बढ़ाया जाए, यानी क्या का मतलब, अगर सीमेंट की रेशियो, एक सीमेंट की प्रोपोर्शन जो है हम फिक्स कर देते हैं। ठीक है, और वाटर को हम बढ़ाते चले जाते हैं, सीमेंट को हमने फिक्स कर दिया, इसकी प्रोपोर्शन हमें नहीं बढ़ाना, और वाटर को कंटिन्यू बढ़ा रहे हैं, तो क्या होगा, हमारा स्ट्रेंथ जो होगा कंक्रीट का ऑलमोस्ट रिड्यूस कर जाएगा। ठीक है, ये तो बात समझ में आ रही है, क्योंकि हमें से बहुत ज़्यादा वाटर फ्लूड हो जाएगा ना, वाटर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो इसमें बहुत फ्लो करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमारा क्या हुआ, स्ट्रेंथ तो कम हो गया। ये बात समझ में आ गई। तो कुछ इस तरह से हमारा ग्राफ बनेगा, ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगी और ये हमारा वाटर सीमेंट रेशियो होगा। ठीक है, कुछ ऐसा रिलेशन होगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे हम। हमारा क्वेश्चन है, अ चैन लाइन सी डी क्रॉसेस अ रिवर डी एंड ई बीइंग ऑन द नियर एंड डिस्टेंट बैंक रिस्पेक्टिवली, अ परपेंडिकुलर डी एफ 4.865 मीटर लॉन्ग इज सेट आउट एट अ डी ऑन द लेफ्ट ऑफ द चेन लाइन, the respective bearing of E and C taken at F are 67.30 degree and 157.30 degree. Find the channel of E given the CD is 27.630 meter and the channel of D 382.52 meter. चलो इसमें देखते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें फाइंड क्या करना है वो पहले समझना पड़ेगा, तो सबसे पहले हम डायग्राम में आते हैं। ठीक है, ये हमें सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं ताकि हमें हर चीज़ समझ में आनी चाहिए, क्लियर विजिबल होना चाहिए कि हमें क्या फाइंड करनी है और क्या क्या गिवन है ना। तो ये बात यहाँ से समझ में आ रही है। देखो यहाँ पे सबसे पहले हम सारे पॉइंट को हम लोग, ये हमारे सी हो गए, डी हो गए, और ये हमारा ई हो गया, और इस पॉइंट को हमने एफ मान लिया। ठीक है, ये हमारा एम एन हो गया। ठीक है, ये बात हमें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, डायग्राम पहले देख लो, यहाँ तक समझ में आ रही है। ये वैल्यू जो है ये हमारा 54.865 मीटर है, जो क्वेश्चन में गिवन है वो हम यहाँ पर शो कर दे रहे हैं। ठीक है, और ये जो हमारा है 382.52 मीटर है। यहाँ तक समझ में आ रही है। चलो ठीक है, ठीक है, और ये यहाँ पे जो इसकी दूरी है सी डी जो है हमारा 27.630 मीटर है। यहाँ तक समझ में आ रही है। चलो हमें फाइंड क्या करना है वो भी हम देख लेते हैं। ये हमारा दिया हुआ है डी और ये हमारा दिया हुआ है। चलो ये हमारी वैल्यू दी हुई है सी डी की और ये हमारी वैल्यू दी हुई है डी एफ। ठीक है, तो सबसे पहले हमें फाइंड जो करना है, हमें फाइंड करना है चैनल ऑफ ई। तो चैनल ऑफ ई फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ई डी की डिस्टेंस फाइंड करनी होगी और हमें चैनल ऑफ डी देखना होगा। तो चैनल ऑफ डी तो हमें ऑलरेडी पता है ना।
चैनल ऑफ डी ऑलरेडी हमें पता है क्योंकि क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ ना 382.52 मीटर, ये तो यहाँ पर शो कर रहा है। तो हमें यहाँ पे फाइंड जो करना होगा वो ईडी का चक्कर है, ईडी को फाइंड करनी है। ईडी के लिए हमें एंगल फाइंड होना चाहिए, लेकिन एक एंगल, इसमें दो एंगल दिया हुआ है, ठीक है, हमने क्वेश्चन में पढ़ा है, वो यहाँ पे शो कर रहे हैं कौन कौन सी एंगल दिया हुआ है। हमें ईडी फाइंड करने के लिए हमें इस एंगल की ज़रूरत पड़ जाएगी, कौन सी, एंगल ई एफ डी की, ठीक है, एंगल ई एफ डी की ज़रूरत पड़ जाएगी। इसको अगर एंगल ई एफ डी फाइंड हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर देंगे, ई डी अपॉन डी एफ कर देंगे, यहाँ से कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। तो हम एंगल ई एफ डी इज इक्वल टू ई डी अपॉन डी एफ, एंगल ई एफ डी इज इक्वल टू ई डी अपॉन डी एफ कर देंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहाँ से कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए, है ना। तो देखो अभी कौन कौन सी वैल्यू दिए हुए हैं। और एंगल ई एफ डी फाइंड करने के लिए, एंगल ई एफ डी फाइंड करने के लिए हम ये कर सकते हैं क्या कि जो एंगल यहाँ पे है, ये एंगल दिया हुआ है हमारा, क्या ये एंगल हमारा दिया हुआ है 157 डिग्री 30 मिनट, और ये एंगल दिया हुआ हमारा 67 डिग्री 30 मिनट, ये हमारा क्वेश्चन में गिवन है। तो ये जो है एंगल, ये जो है, ये तो हम फाइंड कर लेंगे, ये दोनों को माइनस करेंगे तो ये वैल्यू हमें फाइंड हो जाएगा, ठीक है, ये दोनों को माइनस करेंगे तो ये वैल्यू हमारा फाइंड हो जाएगा एंगल का। और हमें फाइंड करनी है ये, ठीक है। तो पहले इसको माइनस करके देखो, ये 90 डिग्री आ गया, ठीक है, 90 डिग्री आ, दोनों को माइनस करते हैं। तो अब देखो ना जी कि अगर हम इसको माइनस कर देते हैं, ठीक है, अगर सी एफ डी को माइनस कर देते हैं 90 में से, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी क्या, एंगल ई एफ डी। तो एंगल ई एफ डी इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस जो वैल्यू अभी निकली, क्या एंगल सी एफ डी, कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, एंगल सी एफ डी, एंगल सी एफ डी, यहाँ तक समझ में आ रही है, चलो ठीक है। और एंगल सी एफ डी फाइंड करने के लिए हमें कुछ नहीं, हमें तो यहाँ पर परपेंडिकुलर इसका दिया हुआ और हमें बेस भी फाइंड पता है। तो ठीक है, tan थीटा इज इक्वल टू सी डी अपॉन डी एफ कर देते हैं। तो यहाँ से एंगल सी एफ डी इज इक्वल टू tan इनवर्स सी डी अपॉन डी एफ, सी डी ओवर डी एफ, ठीक है। अब इसके सी डी की वैल्यू पता है और डी एफ की वैल्यू पता है, ठीक है। सी डी हमारे क्या है, tan इनवर्स सी डी की वैल्यू हमारे 27.630 अपॉन डी एफ की वैल्यू है 54.865, ठीक है। तो यहाँ से एंगल सी एफ डी निकल के आ रहा है हमें 26 डिग्री 43 मिनट 47.33 सेकेंड, ठीक है, 47.33 सेकेंड। हमने एंगल सी एफ डी फाइंड कर लिया। अब देखो एंगल सी एफ डी फाइंड कर लिया, तो हमें ई एफ डी फाइंड करने के लिए, एंगल ई एफ डी फाइंड करने के लिए हमें 90 से माइनस करना पड़ रहा है इसे। तो एंगल ई एफ डी फाइंड कर लेते हैं माइनस करके, एंगल ई एफ डी इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 26 डिग्री 43 मिनट 47.33 सेकेंड, ठीक है। तो ये हमें एंगल ई एफ डी फाइंड हो जाएगा। अगर ये एंगल ई एफ डी फाइंड हो जाता है तो हमने क्या करना है, बस यहाँ पे परपेंडिकुलर अपन बेस कर देना है, ई डी अपॉन डी एफ कर देनी है। तो यहाँ से ई डी भी फाइंड कर लेंगे क्योंकि डी एफ तो ऑलरेडी हमें पता है, ठीक है, और एंगल भी पता हो गया, एंगल ई एफ डी में पता हो गया। तो बस फार्मूला पे अप्लाई कर देनी है। पहला सिंपल फार्मूला जो होगा tan थीटा इज इक्वल टू, है ना, एंगल ई एफ डी इज इक्वल टू ई डी अपॉन डी एफ, है ना, एंगल ई एफ डी इज इक्वल टू एंगल ई एफ डी इज इक्वल टू ई डी अपॉन डी एफ। तो ई डी हमें फाइंड करनी है, तो लिख सकते हैं क्या, डी एफ की वैल्यू तो हमें ऑलरेडी नाउन है। तो ई डी अपॉन 54.865 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan 63 डिग्री 16 मिनट 12.67 सेकेंड, ठीक है। हमने वैल्यू को पुट कर दिया, एंगल ई एफ डी जो निकल के आया, ठीक है। तो यहाँ से ई डी इज इक्वल टू निकल कर आ जाएगा 108.946 मीटर। चलो हमने ई डी फाइंड कर लिया। तो अब चेंज ऑफ ई फाइंड कर सकते हैं ना, तो चेंज ऑफ ई हो जाएगा चेंज ऑफ डी प्लस ई डी, ठीक है, ये हमारी। तो चेंज ऑफ ई इज इक्वल टू चेंज ऑफ डी प्लस ई डी, है ना। तो यहाँ से हो गई 382.52, ये तो हमने ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, 52 प्लस ई डी हमारा निकल के आया 108.946। तो ये वैल्यू आ जा रही है 491.47 मीटर, ठीक है। देख लिया कुछ ऐसा ही आ रहा है 49.47 मीटर, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हमने ये वैल्यू फाइंड कर लिया। हमारा क्वेश्चन है, अ सैंपल ऑफ नॉर्मली consolidated clay was subjected to a consolidated under triaxial compression test that was carried out until the specimen fell at Deviator stress 50 kN per meter square. The pore water pressure at failure was recorded to be 20 kN per meter square and confining pressure of 50 kN per meter square was used in the test. Determine the consolidated under फ्रिक्शन एंगल, है ना, यही फ्रिक्शन एंगल हमें फाइंड करनी है। तो क्या क्या गिवन है पहले देख लो। हमारा गिवन है डेविएटर स्ट्रेस इज इक्वल टू
सिग्मा डी इज इक्वल टू 50 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पोर वाटर प्रेशर दे रखे हैं यू इज इक्वल टू 20 किलो मीटर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, कन्फाइनिंग प्रेशर दे रखे हैं सिग्मा 3 इज इक्वल टू 50 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हमें फाइंड करनी है क्या, फ्रिक्शन एंगल फाइंड करनी है। ठीक है, फाई डी हमें फाइंड करना है। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हम रिलेशन देख लें। रिलेशन होता है ये हमारा फ्रिक्शन एंगल, यही तो फाइंड करना है हमें। बात समझ में आ रही है? तो रिलेशन पे देख लो। रिलेशन होता है सिग्मा 1 इज इक्वल टू इफेक्टिव सिग्मा 3 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2 40 प्लस 5/2। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रही है? देखो सबसे पहले तो हमें सिग्मा 1 पता होना चाहिए ताकि हम सिग्मा 1 इफेक्टिव निकाल सकें। उसके बाद सिग्मा 3 इफेक्टिव निकालेंगे, देन हम इस वैल्यू को पुट करेंगे और हमने क्या कर लेना, फाई डी फाइंड कर लेनी है। चलो ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखो कि सिग्मा 1 इज इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा 3 कन्फाइनिंग प्रेशर प्लस डेविएटेड स्ट्रेस। ठीक है, दोनों को समेशन कर देंगे, सम कर देंगे तो हमारा सिग्मा 1 फाइंड आ जाएगा। तो 50 प्लस 50 इज इक्वल टू 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हमने सिग्मा 1 फाइंड कर लिया। अब इफेक्टिव निकालना होगा तो क्या करेंगे, इसमें से हम जो वही इफेक्टिव होगा ना, पोर वाटर प्रेशर को रिमूव कर देंगे। तो इफेक्टिव सिग्मा 1 इफेक्टिव इज इक्वल टू सिग्मा 1 माइनस पोर वाटर प्रेशर। तो 100 माइनस 20, पोर वाटर प्रेशर हमारा 20 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर था, तो हमारा यहाँ से 80 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर हमारा सिग्मा 1 इफेक्टिव आ चुका। ठीक है, अब हमें फाइंड करनी है सिग्मा 3 इफेक्टिव। ठीक है ना, सिग्मा 3 इफेक्टिव। तो इसमें कुछ नहीं करना, सिग्मा 3 की जो वैल्यू थी हमारी कन्फाइनिंग प्रेशर की, उसमें से अगर पोर वाटर प्रेशर रिमूव कर दें तो हमारी इफेक्टिव वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो सिग्मा 3 हमारे क्या हो गया, सिग्मा 3 हो गई 50 माइनस पोर वाटर प्रेशर 20, तो इफेक्टिव हमारा निकल के आया, कन्फाइनिंग इफेक्टिव निकल के आया हमारा 30 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? अब ये दोनों नोन वैल्यू को हमने अगर उस रिलेशन में पुट कर देना है तो हमारे क्या हो जाएगा कि जो रिलेशन थी उसमें अननोन वैल्यू जो हमारा सिग्मा फाई डी थी वो फाइंड हो जाएगा। तो फाई 1 इफेक्टिव इज इक्वल टू सिग्मा 1 इफेक्टिव इज इक्वल टू सिग्मा 3 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रही है? अब सारी वैल्यू को पुट कर दो, तो यहाँ से हो गई 80 इज इक्वल टू 30 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2 5/2। ठीक है जी, यहाँ से 80/30 करो, 80/30 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2 5/2। ठीक है जी, यहाँ से अगर स्क्वायर को रिमूव करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 80/30 रूट ओवर 10 45 प्लस 5/2। तो रूट ओवर 80/30 का वैल्यू हो जाता है 1.633। ठीक है, तो 10 45 प्लस 5/2 इज इक्वल टू हो जाता है 1.633। तो हम ये लिख सकते हैं क्या, 45 प्लस 5/2 इज इक्वल टू 10 इनवर्स 1.633। कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। 5/2 इज इक्वल टू 10 इनवर्स 1.633। अब इसके वैल्यू फाइंड कर लो, 10 इनवर्स 1.633 का, तो आ जाएगा पर 5/2 45 प्लस 5/2 इज इक्वल टू 58.518। ये कुछ आ रहा है ना, 58.518। अब 45 को इधर लाओगे तो माइनस में चला जाएगा, 5/2 इज इक्वल टू 58.518 माइनस 45 इज इक्वल टू आ जाता है 13.518, है ना, 13.518। अगर 5D निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ से क्रॉस करोगे तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा। तो 5D इज इक्वल टू 13.518 इंटू 2 इज इक्वल टू आ जाता है हमारा 27.036 डिग्री। चलो हमने ये वैल्यू फाइंड कर लिया, हमें फ्रिक्शन एंगल फाइंड करना था, हमने फ्रिक्शन एंगल फाइंड कर लिया। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है अ क्ले स्ट्राटम हैज़ 2.5 थिकनेस एंड हैज़ इनिशियल ओवरबर्डन प्रेशर ऑफ 45 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। The clay is over-consolidated with a pre-consolidation pressure of 65 kN per meter square. Find the final settlement due to increment of pressure 55 kN per meter square at the middle of clay layer. Use the following data. ठीक है, इनिशियल वार्ड रेशो 1.2, कंप्रेशन इंडेक्स 0.27 एंड स्वेलिंग इंडेक्स 0.06। ठीक है, तो चलो हम फाइंड करते हैं यहाँ पे फाइनल सेटलमेंट। सबसे पहले यहाँ पे क्या क्या गिवन है देख लेते हैं। ठीक है, हमारा गिवन है थिकनेस ऑफ क्ले लेयर 2.5 मीटर। ठीक है, इनिशियल ओवरबर्डन प्रेशर 45 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा हो गया इनिशियल ओवरबर्डन प्रेशर। प्री कंसोलिडेशन प्रेशर हमारा दिया हुआ है 65 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। प्री कंसोलिडेशन प्रेशर इज इक्वल टू 65 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
इंक्रीमेंट ऑफ प्रेशर क्या दिया हुआ है 55 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इंक्रीमेंट ऑफ प्रेशर 55 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। इनिशियल वर्ड रेशियो दे रखा है 1.2, ठीक है। इनिशियल वर्ड रेशियो दे रखा है 1.2। कॉम्प्रेशन इंडेक्स दिया हुआ है 0.27, ठीक है। और स्वेलिंग इंडेक्स दे रखा है 0.06, है ना। स्वेलिंग इंडेक्स दे रखा है 0.06। देन हमें फाइंड करनी है फाइनल सेटलमेंट, ठीक है। डेल्टा एच हमें फाइंड करनी है फाइनल सेटलमेंट, ठीक है। चलो यहाँ तक तो समझ में आ रही है। कुछ इस तरह हमारा स्ट्रेटम होगा क्ले का, जिसकी थिकनेस हमारा 2.5 मीटर दे रखा है, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रही है। चलो यहाँ पे अब देखो फॉर्मूला होता है फाइनल सेटलमेंट इज इक्वल टू 1 प्लस इनिशियल वर्ड रेशियो लॉग बेस 10, ठीक है, अपॉन इनिशियल ओवरबर्डन प्रेशर प्लस कंप्रेशन इंडेक्स इंटू थिकनेस ऑफ क्ले लेयर अपॉन 1 प्लस वर्ड रेशियो इनिशियल वर्ड रेशियो लॉग बेस 10 फाइनल ओवरबर्डन प्रेशर अपॉन ये हमारा हो गया प्री कंसोलिडेशन प्रेशर, ठीक है। चलो अब इस पर सारी वैल्यू को पुट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पर जो है ये फाइनल ओवरबर्डन प्रेशर है जो गिवन नहीं है, तो फाइनल ओवरबर्डन प्रेशर क्या हो जाएगा, इनिशियल ओवरबर्डन प्रेशर प्लस जितनी इंक्रीमेंट हो रही है प्रेशर में, अगर हम वो सम कर दें तो हमारी फाइनल ओवरबर्डन प्रेशर फाइंड हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फाइनल ओवरबर्डन प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनल में हो गया इनिशियल ओवरबर्डन प्रेशर प्लस इंक्रीमेंट कितनी हो रही है 55 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की, तो 45 प्लस 55, तो ये होगी हमारी 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है जी। यहाँ तक समझ में आ रही है। अब देखो फॉर्मूला क्या था, स्वेलिंग इंडेक्स इंटू थिकनेस ऑफ लेयर प्लस 1 प्लस वर्ड रेशियो अपॉन 1 प्लस वर्ड रेशियो लॉग बेस 10 प्री कंसोलिडेशन प्रेशर अपॉन इनिशियल ओवरबर्डन प्रेशर प्लस compression index into thickness of layer into 1 plus word ratio log base 10 final overburden pressure upon, ठीक है, प्री कंसोलिडेशन प्रेशर। तो यहाँ से वैल्यू को पुट करते जाओ तो हो जाएगा यहाँ पे 0.06 इंटू 2.5 अपॉन 1 प्लस 1.12 लॉग बेस 10 65 अपॉन 45 प्लस 0.27 इंटू 2.5 अपॉन 1 प्लस 1.2 लॉग 100 अपॉन 65, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है। और देखो यहाँ पे माइनर मिस्टेक हो गई है, हमने वर्ड रेशियो यहाँ पे 1.12 पे सॉल्व करना शुरू कर दिया है, ठीक है। तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे तो पे 1.2 पे सॉल्व करना है, यहाँ पे मैंने 1.12 पे सॉल्व करना शुरू कर दिया। 2.15 अपन 2.12 लॉग 65 अपन 45 हो गया 0.159, ठीक है, प्लस 0.675 अपॉन 2.12 इंटू 0.187, ठीक है जी। तो ये इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे आ जाता है 0.0125, ये कुछ आ रहा ना 25 प्लस 0.0595, ठीक है। तो ये दोनों को सम करने के बाद हमारी वैल्यू आ रही है 0.07079, ठीक है, मीटर में, ठीक है। हम इसे एम में कन्वर्ट कर दें तो हमारा वैल्यू आ जाता है फाइनल सेटलमेंट का 70.79, ठीक है। अगर तुम यहाँ पे वर्ड रेशियो 1.2 पे देखोगे ना तो थोड़ा हल्का वेरी करेगा, 68 पॉइंट समथिंग आएगा, 69 का समथिंग, ठीक है। यहाँ पे 70 आ रही है, बात समझ में आ रही है। कम लिया इसलिए वैल्यू ज़्यादा आ रही है, ठीक है। चलो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रा द फ्लो शीट शोइंग सीक्वेंस ऑफ टिपिकल वाटर ट्रीटमेंट विद द पेरिनियल रिवर एज ए सोर्स ऑफ वाटर, एक्सप्लेन दिस ट्रीटमेंट यूनिट सेक्वेंसली, ठीक है ना जी। तो चलो इसे हम शो करते हैं फ्लो शीट को, ठीक है।
तो रॉ वाटर से स्टार्ट करते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम तक जाएंगे, जैसे ठीक है। तो सबसे पहले देख लो कैसे कैसे अरेंज करेंगे, उसके बाद इसके बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करते चले जाएंगे, ठीक है। रॉ वाटर, इसके बाद हमारी होगी स्क्रीनिंग प्रोसेस, ठीक है। स्क्रीनिंग प्रोसेस से गुजरना होगा। उसके बाद हम करते हैं प्री सेडिमेंटेशन, ठीक है ना। प्री सेडिमेंटेशन है ना, जिसे हम टाइप 1 सेटलिंग भी कहते हैं, ठीक है। टाइप 1 सेटलिंग भी कहते हैं। उसके बाद हमें गुजरना होता है कोगुलेशन से। कोगुलेशन, ये हमारी प्रोसेस है, सारी प्रोसेस, ठीक है। कोगुलेशन, देन फ्लोक्यूलेशन, 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 ठीक है। उसके बाद सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन। उसके बाद हम करते हैं फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में आ जा, ठीक है। फिल्ट्रेशन के बाद हमने डिसइंफेक्शन पे करनी है। डिसइंफेक्शन से स्टोरेज पे, स्टोरेज से डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है। ये कुल मिला करके 8 प्रोसेस है जहाँ से गुजरना होता है रॉ वाटर को डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम तक पहुँचने के लिए, ठीक है। तो फिल्ट्रेशन के बाद डिसइंफेक्शन, उसके बाद स्टोरेज। डिसइंफेक्शन, डिसइंफेक्शन से रिलेटेड ही इस बार क्वेश्चन आया था 2K19 में, ठीक है। ये हो गया स्टोरेज, और देन हम टू डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है। तो टोटल 8 प्रोसेस गुजरनी पड़ती है हमारे रॉ वाटर से डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, ठीक है। तो चलो सब वन बाय वन डिस्कस कर लें, ठीक है। स्क्रीनिंग में क्या करते हैं ना, स्क्रीनिंग में जो लार्ज साइज इम्प्योरिटीज़ होता है उसको रिमूव करते हैं, ठीक है। स्क्रीनिंग में हम क्या करते हैं, लार्ज साइज़ का इम्प्योरिटीज़ जो होता है उसे रिमूव करते हैं। जैसे डेब्रिस होता है, लिव्स हो गया, लॉक्स ऑफ फूड हो गया, ये सब जो है ना रिमूव करते हैं, ठीक है। उससे क्या होगा कि ये जो बड़ी बड़ी चीज़ यहाँ से रिमूव हो गई तो हमारी क्या होगा, फिल्टर पे जो लोड आने वाला होगा वो रिड्यूस कर जाएगा, ठीक है। ये स्मूथली क्रॉस कर जाएगा। उसके बाद हम करते हैं प्री सेडिमेंटेशन, ठीक है। इसको हम कह सकते हैं क्या, टाइप 1 सेटलिंग कहते हैं। इसे एक और नाम दे सकते हैं यहाँ पर, डिस्क्रीट सेटलिंग, ठीक है। डिस्क्रीट सेटलिंग, तो यहाँ पे लिख सकते हो डिस्क्रीट सेटलिंग। बात आ रही समझ में। चलो उसके बाद हमने गुजरना पड़ता है सेडिमेंटेशन विद कोगुलेशन, ठीक है। एक प्रोसेस होता है जो हम साथ में करने की सोच रहे हैं, कोगुलेशन, फ्लोकुलेशन, सेडिमेंटेशन, ये सब कोगुलेशन और सेडिमेंटेशन साथ में करने के लिए सोचते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना कि बहुत सारी क्या होता है कि मोस्ट ऑफ सरफेस पर टर्बिडिटी होता है, जो क्या करता है कि कोलाइडल नेचर का होता है। तो इसमें क्या करते हैं हम, केमिकल का यूज़ करते हैं जो कोगुलेशन को कोगुलेशन जो रिमूव कर सकता है हमारे क्या, कोलाइडल नेचर को, ठीक है, कि जो डिस्टेबलाइज कर दे कोलाइडल को, ठीक है। तो ये हम यूज़ करते हैं। उसके बाद हम प्रोसेस में आते हैं फ्लोकुलेशन, सेडिमेंटेशन जो है ये हम तो साथ में करने की सोचते हैं, कोगुलेशन सेडिमेंटेशन, ठीक है। ये प्रोसेस साथ में होने का, ठीक है। उसके बाद हम फिल्ट्रेशन पे आते हैं। तो फिल्ट्रेशन पे क्या करते हैं, जो फाइन फ्लोक पार्टिकल है या कलर है, डिजॉल्व मिनरल है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सब रिमूव करना, ठीक है। फिल्ट्रेशन पे यही सब रिमूव होता है। फिल्ट्रेशन रिमूव फाइन फ्लॉक्स पार्टिकल्स, कलर, डिजॉल्व मिनरल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये सब कुछ होता है रिमूव। और ऐसा रिमूव, ये ऐसी रिमूव हो सकता है कौन से पार्टिकल जो सेडिमेंटेशन में रिमूव नहीं हो पाया था, वो सस्पेंडेड सॉलिड भी इसमें रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। डिसइंफेक्शन में बात आते हैं अब डिसइंफेक्शन में। तो जो इनएक्टिव हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको हम इनएक्टिव करते हैं, ठीक है। उसको इनएक्टिव करते हैं, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। इसमें 3 प्रोसेस होती है मोस्टली, ठीक है। ये होता है क्लोराइजेशन होता है, ओजोनेशन होता है, डिसइंफेक्शन ये होता है, यूवी रेज होता है, ठीक है। अब होता है स्टोरेज, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। चलो हम वन बाय वन इसको पॉइंट वाइज लिख दें, ठीक है, ताकि एग्जामिनेशन में तुम लिख पाओ। तो सबसे पहले हम स्क्रीनिंग के बारे में कुछ लिख दें। स्क्रीनिंग हेल्प इन स्क्रीनिंग, ठीक है। तो स्क्रीन्स हेल्प इन रिमूवल ऑफ लार्ज साइज इम्प्योरिटीज सच एज डेब्रिस, लिव्स, लॉक्स ऑफ फूड, है ना। रिमूवल ऑफ लार्ज साइज इम्प्योरिटीज, लार्ज साइज इम्प्योरिटीज सच एज डेब्रिस, लिव्स, लॉक्स ऑफ फूड, लॉक्स ऑफ फूड etc, ठीक है। और एक चीज़ और इसमें बताए थे हम कि ये चीज़ ये क्या करता है, फिल्टर पर जो लोड होगा उसका रिड्यूस कर देगा, ठीक है। क्योंकि हैवी पार्टिकल जो थी लार्ज साइज़ की इम्प्योरिटी थी वो तो रिमूव हो जाएगी ना, तो ये फिल्टर को स्मूथली क्रॉस कर जाएगा कोई भी प्रोसेस के लिए, तो इस पर लोड कम हो जाएगी फिल्टर पर। उसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो डिस्कस करें, सेडिमेंटेशन विद कोगुलेशन, है ना। सेडिमेंटेशन विद कोगुलेशन, तो सेडिमेंटेशन विद कोगुलेशन में हमने पढ़ा है कि मोस्ट सरफेस पे क्या होता है कि वाटर कंटेंट जो होता है टर्बिडिटी होता है, जो कि कोलाइडल नेचर का होता है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर कोगुलेंट केमिकल कोगुलेशन यूज़ करते हैं रिमूवल के लिए, ठीक है। तो केमिकल कोगुलेंट, कौन सा केमिकल कोगुलेंट यूज़ करते हैं, LM यूज़ करते हैं, ताकि हम कोलाइड को क्या करते हैं डिस्टेबलाइज कर सकें, ठीक है ना। तो मोस्ट सरफेस
water content turbidity which is colloidal in nature, and hence require chemical coagulation for removal. ठीक है, hence require chemical coagulation for removal. जैसे केमिकल कोगुलेंट कौन सा हो गया, एलम हो गया, जिसको ऐड करेंगे हम डिस्टेबलाइज करने के लिए कोलाइड को। ठीक है, ये बात यहाँ, ठीक है, समझ में आ रही है? तो यहाँ पे लिख दो कोगुलेंट लाइक एलम। ठीक है, एडेड विद डिस्टेबलाइज द कोलाइडल, डिस्टेबलाइज द कोलाइड्स। चलो यहाँ तक बात समझ में आ रही है। अब हम लास्ट प्रॉपर्टी में आ जाते हैं इसकी। लास्ट प्रोसेस जो होता है इसका, फिल्ट्रेशन जो होता है, फिल्ट्रेशन लास्ट तो नहीं होता, उसके बाद डिसइंफेक्शन भी होती है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम डिस्कस कर ले रहे हैं। ठीक है, तो फिल्ट्रेशन में क्या करते हैं, रिमूव करते हैं फाइन फ्लो पार्टिकल, कलर डिजॉल्व मिनरल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम फिल्ट्रेशन के थ्रू रिमूव कर सकते हैं। और भी रिमूव कर सकते हैं वैसे पार्टिकल, वैसे सस्पेंडेड सॉलिड जो सेडिमेंटेशन से रिमूव नहीं हो पाया वो सॉलिड हम यहाँ रिमूव कर सकते हैं, सस्पेंडेड सॉलिड जो होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट भी लिख दो, also remove the suspended solid that does not get removed in sedimentation. Also remove the suspended solid that does not get removed in sedimentation. ठीक है, यहाँ तक बात तो समझ में आ रही है। अब थोड़ा डिसइंफेक्शन के बारे में भी डिस्कस कर लें, क्योंकि डिसइंफेक्शन जो था वो इस बार ही पूछा हुआ था 10 मार्क्स में, है ना। तो डिसइंफेक्शन को डिस्कस कर लें। तो हमने डिस्कस ऑलरेडी कर चुका है प्रीवियस वीडियो में। तो इसमें ऐसे देख लो, डिसइंफेक्शन जो होता है 3 मेथड होता है इसमें, क्लोरिनेशन होता है, ओजोनेशन होता है और यूवी रे मेथड होता है। ठीक है, तो हमने अल्ट्रावायलेट रे मेथड जो है यूज़ किया हुआ था, उसके बारे में डिस्कस किया हुआ है कि वो बहुत कॉस्टली होता है, क्योंकि इसमें टेक्निकल मैन पावर की बहुत ज़रूरत होती है, इसलिए हम बहुत ज़्यादा ये में नहीं करते हैं, उसको छोटे जगह पर करते हैं, जैसे स्कूल या स्विमिंग पूल। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फाइंड द सुटेबल पिच फॉर द सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट for plate 1 centimeter thick if sigma t is equal to 150 Newton per meter square, sigma s is equal to 100 Newton per meter square and sigma b is equal to 300 Newton per meter square। हमें फाइंड करनी है क्या, सुटेबल पिच फॉर सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट के लिए। ठीक है ना जी, तो ये बात समझ में आ रही है ना। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे थिकनेस जो दिया हुआ था प्लेट की वो 1 सेंटीमीटर थी, है ना। तो 1 सेंटीमीटर, आगे हमें सारी चीज़ की ज़रूरत mm में पड़ने वाली है, तो इसे mm में कन्वर्ट ही कर लो, तो 10 mm होगी। समझ में आ रही है। अब देखो और गिवन था एलोएबल टेंसाइल स्ट्रेस फॉर प्लेट दिया हुआ है 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, एलोएबल शियर स्ट्रेस इन रिवेट दिया हुआ है हमारा 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और एलोएबल बियरिंग स्ट्रेस इन रिवेट दिया हुआ हमारा सिग्मा बी इज इक्वल टू 300 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रही है। तो हम यहाँ पे नॉमिनल डाया, देखो पहले सबसे पहले हमें फाइंड क्या करनी है, हमें फाइंड करनी है सूटेबल पिच सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट के लिए। ये समझ में आ रही है। तो उसके लिए हमें रिवेटेड वैल्यू की ज़रूरत होगी, रिवेट वैल्यू की ज़रूरत होगी। ठीक है, रिवेट वैल्यू की ज़रूरत होगी, और रिवेट वैल्यू फाइंड करेंगे तो उसके लिए ज़रूरत हमें हो जाएगी ग्रॉस डाया की। ग्रॉस डाया होगा तभी हम रिवेट वैल्यू फाइंड कर पाएंगे, और ग्रॉस डाया तब फाइंड कर पाएंगे जब हमें पता होगी नॉमिनल डाया क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये है ना कि हम नॉमिनल डाया फाइंड करेंगे, देन क्या करेंगे, हम ग्रॉस डाया फाइंड कर पाएंगे। उसके बाद हमने रिवेट वैल्यू फाइंड करनी, देन हम पिच फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो नॉमिनल डाया सबसे पहले फाइंड करते हैं, उसके बाद ग्रॉस डाया, उसके बाद रिवेट वैल्यू, उसके दिन पिच। तो नॉमिनल डाया फाइंड करने के लिए हम यूज़ करेंगे अनविन फार्मूला का। ठीक है, अनविन फार्मूला का यूज़ करने वाले। तो अनविन फार्मूला ये कहता था कि नॉमिनल डाया इज इक्वल टू 6.05 अंडर रूट थिकनेस जो होगी mm में होगी। तो हमने अभी तो निकाला हुआ था थिकनेस mm में, तो 6.05 अंडर रूट 10। ठीक है जी, तो इसे सॉल्व करोगे तो 19.1 mm आ जाएगा। ठीक है, ये हमें नॉमिनल डाया निकल चुका। तो हम प्रोवाइड कर देते हैं नॉमिनल डाया एग्जैक्ट बेस। ठीक है, 20 mm का प्रोवाइड कर देते हैं। चलो नॉमिनल डाया हमने फाइंड कर लिया, अब बारी आती है ग्रॉस डाया की, क्योंकि हमने नॉमिनल डाया फाइंड कर लिया है। चलो अब ग्रॉस डाया फाइंड कर लेते हैं। तो ग्रॉस डाया के लिए भी दो कंडीशन है। ठीक है, ग्रॉस डाया का क्या है कि अगर नॉमिनल डाया
25 से ग्रेटर होती है या नॉमिनल डाया 25 से लेस होती है। ठीक है, तो यहाँ देख लेते हैं सबसे पहले क्या कंडीशन है और किसके लिए सूटेबल है। तो यहाँ पे देखो हमारा नॉमिनल डाया क्या आया था 20 mm था ना, तो यहाँ पे ग्रॉस डाया इज इक्वल टू हो जाएगा 1.5 प्लस नॉमिनल डाया। ठीक है, अगर ज़्यादा होता 25 mm से तो ये हमारा क्या हो जाता 2 प्लस ये होता नॉमिनल डाया होता ग्रॉस डाया। ठीक है, तो ये तो हमारा नहीं होगा, ये हमारा सूटेबल है। तो हम यहाँ से फाइंड कर लेते हैं ग्रॉस डाया इज इक्वल टू 1.5 प्लस नॉमिनल डाया। नॉमिनल डाया 20 है, तो यहाँ से ग्रॉस डाया फाइंड हो जाता है हमारा 21.5 mm। ठीक है, हमने ग्रॉस डाया ही फाइंड कर लिया। अब किसकी बारी आती है, अब फाइंड करने की आती है रिविट वैल्यू की। ठीक है ना, रिविट वैल्यू फाइंड कर लेते हैं ना। चलो अब रिविट वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, देन पिच फाइंड करेंगे। तो रिविट वैल्यू के लिए भी दो कंडीशन है। ठीक है ना, हमने यहाँ पर भी मिनिमम ऑफ किसका मिनिमम लेनी है, स्ट्रेंथ ऑफ रिविट फॉर शेयर, स्ट्रेंथ ऑफ रिविट इन बियरिंग। ठीक है, PS और PB से डिनोट कर रहे हैं। तो स्ट्रेंथ ऑफ रिविट एंड शेयर पहले फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम फाइंड कर लेंगे स्ट्रेंथ ऑफ रिविट इन बियरिंग। तो ये दोनों में जो मिनिमम वैल्यू होगी यही हमारा क्या होगा, रिविट वैल्यू होगा। तो चलो हम फाइंड कर लेते हैं। PS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PS इज इक्वल टू π/4 ग्रॉस डाया का स्क्वायर इंटू ग्रॉस डाया का स्क्वायर। ठीक है, इंटू अलाउएबल शेयर स्ट्रेस इन रिविट। ठीक है, अब बियरिंग के लिए हम फाइंड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा अलाउएबल बियरिंग स्ट्रेस इन रिविट इंटू ग्रॉस डाया इंटू थिकनेस। ठीक है, तो चलो दोनों को वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। PS इज इक्वल टू π/4 ग्रॉस डाया हमारा क्या था 21.5 का स्क्वायर इंटू अलाउएबल शेयर टेंसाइल स्ट्रेस फॉर प्लेट, शेयर स्ट्रेस फॉर प्लेट क्या था 100 था ना। तो यहाँ देख लो, यहाँ वैल्यू आ जा रही है 36,286.625 न्यूटन। अगर किलो न्यूटन में कन्वर्ट करना चाहें तो ये हो जाएगा हमारा 36.286 अप्रॉक्स 36.3 किलो न्यूटन। ठीक है, हमने यहाँ पर PS फाइंड कर ली। अब देखो PB भी फाइंड करनी है ना, हमें PB भी फाइंड करनी है, स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट इन बियरिंग। तो यहाँ पे देख लो फार्मूला पे पुट करो, तो ये 300 थी, हमें ग्रॉस डाया फाइंड के बाद 21.5 और थिकनेस हमारा 10 mm थी। तो यहाँ से निकल कर वैल्यू आ जा रही है 64,500 न्यूटन। किलो न्यूटन में कन्वर्ट करना चाहें तो हो जाएगा 64.5 किलो न्यूटन। तो इन दोनों में कौन सी मिनिमम वैल्यू है, इन दोनों में हमारा ये मिनिमम वैल्यू होती है PS की। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, रिवेट वैल्यू हो गया, रिवेट वैल्यू हो गया। चलो हमने रिवेट वैल्यू फाइंड कर लिया, अब हम फाइंड कर लेते हैं पिच को। ठीक है, पिच को फाइंड कर लेते हैं। तो एक रिलेशन हमें पता है, स्ट्रेंथ ऑफ टीयरिंग पर पिच लेंथ है ना, PT से डिनोट करते हैं इसे। तो ये होता है पिच माइनस ग्रॉस डाया इंटू थिकनेस इंटू परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस इन प्लेट। ठीक है, चलो जो कि दिया हुआ हमारा अलाउएबल टेंसाइल स्ट्रेस भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये हमारा पिच था। तो इससे एक हम रिलेशन बनाते हैं पिच के लिए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रही है। तो यहाँ पे P माइनस ग्रॉस डाया हमारा 21.5 है, तो P माइनस 21.5 इंटू थिकनेस हमारा 10 हो गई, 10 इंटू हमारा अलाउएबल टेंसाइल स्ट्रेस फॉर प्लेट दिया रखा है 150 न्यूटन। ठीक है, तो इसको हम किलो न्यूटन में कन्वर्ट कर दें तो ये होएगा 150/1000। तो यहाँ से P माइनस 21.5 और यहाँ से ये कैंसिल करो 1010, यहाँ से 1010 कैंसिल होता है तो 1.5 आती है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा एक रिलेशन, एक इक्वेशन कंप्लीट हुआ। ठीक है, ये इक्वेशन बन गया। अब देखो ना, अगर हम इकोनॉमिकल कंडीशन की बात करें तो हम ये क्या कह सकते हैं क्या, कि जो स्ट्रेंथ ऑफ टीयरिंग पर पिच लेंथ है वो अगर रिवेट वैल्यू के बराबर हो जाता है, इक्वेट कर दे दोनों को, तो हमारा इकोनॉमिकल डिज़ाइन, इकोनॉमिकल सेक्शन हो जाएगा, इकोनॉमिकल डिज़ाइन के लिए हम सूटेबल हो जाएंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे देखो स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट पर पिच लेंथ इज इक्वल टू रिवेट वैल्यू। ठीक है, तो यानी PT इज इक्वल टू RV हो गया ना यहाँ पे। तो PT की वैल्यू क्या थी, P माइनस 21.5 इंटू 1.5 इज इक्वल टू आ जाता है यहाँ पे 36.3 किलो न्यूटन। ठीक है, चलो अब उसके बाद यहाँ से P की वैल्यू आ जा रही है सिंप्लीफाई करने के बाद 45.7 mm। ठीक है, कंडीशन क्या होती है, मिनिमम पिच 2.5 टाइम्स ऑफ नॉमिनल डाया। ठीक है, तो 2.5 इंटू नॉमिनल डाया तो हमारा 20 था, तो 2.5 इंटू 20 तो कितनी होती है 45 हो जाता है ना जी, 45। तो हम इसलिए क्या करते हैं, हम 45 mm ही पिच अडॉप्ट कर लेते हैं। ठीक है, चलो हमने वैल्यू फाइंड कर ली।